गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, बीए पार्ट थर्ड ईयर की बात करते हैं और हमारा जो पेपर है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हालांकि इसका एक पार्ट हो रहा है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसमें हम चल रहे थे कि जो परमानेंट सीट है उनका चेंज किया जाना चाहिए उनमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत, और उस परमानेंट जो सीट है उस परमानेंट सीट का दावेदार है भारत। तो जैसा कि हमने चर्चा कर ली थी कि भारत की दावेदारी में क्या क्या पक्ष हैं, उन पक्षों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। जो हमारा चौथा बिंदु उसकी तरफ चलते हैं। उस चौथे बिंदु की हमने हेडिंग रखी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिंदु को क्लियर करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो प्रभुत्व है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या भूमिका है, या भारत अपने आप को किन आधारों पर कह सकता है कि हाँ, मैं सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट पाने का हकदार हूँ, या मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि मैं भी सिक्योरिटी काउंसिल में रहकर उसकी स्थायी सदस्यता के रूप को प्राप्त करने के बाद स्थायी सदस्य के तौर पर अपना काम कर सकूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो संस्थाएं, एक तो यूएनओ की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और एक हम देखेंगे कि यूएनओ के अलावा कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, ये पता है आपको। 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बना। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि इसके जो 14 मुख्य संगठन हैं, उन 14 मुख्य संगठनों की अगर हम बात करते हैं तो ITU, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, और IMF के अलावा UN वुमेन जो भी आया है वो नया, UN OCD ये भी एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन ऑन क्राइम, ड्रग एंड क्राइम पर बना हुआ है, इसको UNDC कहते हैं, UNODC, ये एक संगठन है। ठीक है, WHO है, WTO है। ये जो 14 संगठन है यूएनओ के, इन 14 संगठनों से भारत किस प्रकार संबंधित है, या भारत इनमें रहकर किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, ये देखने की जरूरत पड़ेगी। और हम बात कर रहे हैं कि भारत इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से किस प्रकार को विश्व जनमत को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या जो विश्व जनमत है वो किस तरह से भारत की रीति नीति से प्रभावित होकर, भारत को जानकर, भारत की नीतियों को जानकर भारत के पक्ष में तैयार होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे। जब ये विश्व जनमत हमारे पक्ष में होगा तो ऑब्वियसली अन्य संस्थाओं को हम अपने पक्ष में करने में सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहला संगठन आता है ITU। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है, इसके काम ये 1865 से कार्यरत है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। 14 है। मुख्य रूप से यूएनओ के 14 इंस्टीट्यूशन है, अभिकरण कह दें या कोई अन्य इंस्टीट्यूशंस कह दें, ये मुख्य हैं 14। उसके बाद आता है ILO, विश्व श्रम संगठन। 1919 से कार्यरत है, ये भी जिनेवा में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 1945 IMF। यूनेस्को 1945। ठीक है,
FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945। इसके अलावा जो संगठन आता है उसका नाम यूनिसेफ 1946, WHO 1948, ठीक है। ये सारे जो संगठन हैं एक एक करके हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। IMF वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। ये IFA जो है वो रोम में है, FAO। WHO, वापस हम बात करें तो WHO का जो संगठन है वो जिनेवा में आता है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, ठीक है। और जो ये यूनेस्को है वो पेरिस में है। अब ये क्या करते हैं, ITO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनके संबंध में नीति निर्धारण का कार्य करता है। कम्युनिकेशंस के संदर्भ में जो भी नीति निर्धारित की जाएगी उस नीति निर्धारण का कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। ILO आपको बताइए विश्व में जहां भी श्रमिक संगठन या विश्व में श्रमिकों के लिए काम करता है या श्रमिकों के जीवन स्तर को IMF विश्व की जितनी भी मौद्रिक नीतियां हैं, विश्व मौद्रिक नीति के संदर्भ में प्रयास करता है या उसको निर्धारित करने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन है उनके बारे में। यूनेस्को जो है, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देता है। ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 से काम कर रही है रोम में। ये ग्रामीण स्तर के जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके बाद WHO, ये विश्व स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी, आप देख रहे हैं कोविड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कोविड के संदर्भ में ये अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ भारत का क्या इम्पोर्टेंट रोल है या भारत किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन कई संस्थाओं का भारत संस्थापक सदस्य रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, भारत यहाँ पर कैसा रहा है, संस्थापक सदस्य, यानी ये जब से बने हैं उन संगठनों के साथ भारत शुरू से ही जुड़ा हुआ रहा है। अगर करंट की बात करते हैं तो WHO का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है किसको, डॉक्टर हर्षवर्धन को। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। ये 148 से सत्र की अध्यक्षता करेंगे जनवरी में,
जनवरी 2021। ठीक है, तो यहाँ पर यानी हम WHO में अध्यक्षता करते हुए, जबकि भारत, मैं इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ ये जो व्यक्ति है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत आते हैं, ये 2023 तक सदस्य के रूप में काम करेंगे। यानी भारत WHO की कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष भी रहेगा इस साल, और इसके माध्यम से सदस्य के रूप में 2023 तक का कार्यकाल पूरा किया जाएगा। तो यहाँ हम इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भारत ने यहाँ पर नेतृत्व क्षमता, यानी हर क्षेत्र में भारत की पहुँच है या भारत का हस्तक्षेप है। विश्व स्वास्थ्य की बात करें, बच्चों के कल्याण की बात करें, ग्रामीण स्तर की बात करें, या वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने या उनको मजबूत करने की बात करते हैं, या विश्व मौद्रिक नीति के अंतर्गत बात करें, तो भारत ने सभी के लिए, सभी अलग अलग विषयों में या अलग अलग क्षेत्रों में हस्तक्षेप रखा है। और इस हस्तक्षेप का परिणाम क्या है कि भारत की एक तो खुद की समझ बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन विषयों के संदर्भ में भारत की जो नॉलेज है वो ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये नॉलेज बढ़ गई है तो भारत इस नॉलेज के माध्यम से उन लोगों के कल्याण के लिए क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यानी अपनी इस जानकारी को बड़े अच्छे लेवल से या बड़े अच्छे स्तर पर भारत काम में ले सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को विकसित करने का जो उद्देश्य है वो इसीलिए काम कर रहा है। यूनेस्को में देखिए भारत 2017 में भी भारत क्या था, इसका कार्यकारी परिषद जो थी उसका अध्यक्ष रहा था। ठीक है, अध्यक्ष होने का क्या बेनिफिट है यहाँ पर कि अध्यक्ष हैं तो हमें उन्हें लीड करने का एक मौका मिलता है, इन संगठनों को लीड करने का मौका मिलता है, और दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में उन विचारों को जानने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ अध्यक्ष बनते हैं या हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे द्वारा इनके प्रयास चालू हो जाते हैं कि भारत किस तरह से इन संस्थाओं में काम करेगा। ठीक है, 7 संस्थाएं हैं, देख लें आप इनको, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ILO को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है, और WHO आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 में भारत अपना हस्तक्षेप रखता है या भारत यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, स्थापना और मुख्यालय का ध्यान रखें, क्यों, किस उद्देश्य को लेकर इनकी स्थापना की गई है इसका ध्यान रखें, और इसके अलावा भारत इनमें किस तरह से काम कर रहा है। आगे चलते हैं, फिर देखें आप। वर्तमान में सभी का ध्यान, अब कोविड की वैक्सीन आ गई है तो कोविड की वैक्सीन लाने में भारत अपनी भूमिका तो निभा ही रहा है। अब उसका WHO की अध्यक्षता में रहते हुए भी भारत उसका वितरण भी कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, इसके बाद देखें, पहले इनको एक बार यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमें ध्यान रहना चाहिए। ITU, ILO, IMF, यूनेस्को, FAO, और यूनिसेफ।
देखने का लॉजिक इतना ही है कि अगर क्रम से देख कर लिखेंगे, याद रखेंगे तो क्रम से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप याद करने के अलावा इनको एक साथ घालमेल करके करेंगे तो काम बैठेगा नहीं, ठीक है। तो एक साथ देखने का कारण यही है कि आपको याद रहे। 8वां देखें आप, IAEA, IDA, ठीक है, UNDP, उसके बाद है UNEP, WTO, UNODC और 14 नंबर पे आता है UN वुमन। ये इसके टोटल 14 महत्वपूर्ण संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं, ठीक है। 1957, 1960, 1965 UNDP, 1972, 1995 और ये आया 1997 और 2010। ठीक है, अब इनके मुख्यालय देखेंगे हम। IAEA का तो है वियना, वियना, वॉशिंगटन DC, DC का मतलब आपको पता है ही, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, न्यूयॉर्क, नैरोबी, जिनेवा, वियना और न्यूयॉर्क। आप चाहें तो इन्हें ऑफिस के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें देश के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि वॉशिंगटन में कौन कौन सा है, वियना में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या करता है IAEA, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कैसे किया जा सकता है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कैसे करेंगे, या उसके लिए ये दबाव डालता है, या उसके लिए ये रिसर्च करता है, ठीक है। ये विकासशील राष्ट्रों के लिए, या अविकसित कहते हैं, जरूरी नहीं विकासशील ही हो, पिछड़ों को भी काम कर सकता है। अविकसित जो संस्थाएं हैं उन अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक स्तर को मजबूत करने का काम करता है। UNDP पता ही है आपको, मानव संसाधनों के लिए यानी मानव किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है या उसको संसाधन निर्मित होने में क्या कार्य किए जाने चाहिए, उन कार्यों के संदर्भ में बात करता है। पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण से संबंधित जितने भी नियम या योजनाएं या संधियां हो रही हैं वो कार्य करता है कौन, UNEP, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व पर्यावरण के नियम और विश्व व्यापार के नियम, IMF में मैंने कहा होगा, अभी हम जब बात करें तो IMF तो विश्व की मुद्रा से संबंधित जो नीतियां उनके संदर्भ में भी काम करता है, और WTO की जहां हम बात करें वो विश्व व्यापार के नियम निर्धारित करने में काम करता है। निर्धारित करना या स्पष्ट करना, ठीक है। ये मैंने बताया ही कि जो नशीले पदार्थों के व्यापार से संबंधित निर्देश देता है या उन पर उनके संबंध में नीतियां बनाता है, नियम बनाता है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, भारत एक तो इसका संस्थापक सदस्य है, IAEA का। IAEA की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। आगे कह रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP का होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम और यूनाइटेड नेशन वुमन। ये जो संस्थाएं हैं, ये जिनके उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए और प्राप्त करने के लिए, अब देखो यहाँ पर कोई विषय छूट रहा है क्या? वर्ल्ड विश्व व्यापार आ गया, नशीले पदार्थों के संबंध में काम करने की योजना आ गई, या उनके संबंध में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, कौन सी संस्था काम कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, यानी महिलाएं भी हो गई, विश्व व्यापार के संबंध में व्यापारी भी आ गए, गरीबों कुपोषित लोगों के लिए काम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन आ गया, नशीले पदार्थों को रोकने के लिए संगठन आ गया, मानव को किस तरह से संसाधन में कन्वर्ट किया जा सकता है, पहले तो उसे कुपोषण और गरीबी भुखमरी से आगे लाएं, फिर आगे लाने के बाद इसके माध्यम से रिसर्च की जा रही है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति को योग्य बनाया जाए, कैपेबल बनाया जाए उसको, ठीक है। जो विकसित नहीं है राष्ट्र, उन विकसित राष्ट्रों के लिए किस तरह से योजनाएं बनाई जानी चाहिए, उन विकसित राष्ट्रों को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शामिल किया जाना चाहिए, इन सब प्रयासों को शामिल किया गया है। अब आप देखें UNEP के माध्यम से, एक बार तो मैं ये बताना चाहूँगा कि द चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो प्राइज़ मिला था मिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति मैक्रो को, वो इस संगठन के द्वारा दिया, UNO के द्वारा। मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्हें अमेरिका ने दिया। चैंपियन ऑफ द अर्थ UNO के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए, यानी हम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमने कह दिया भाई सिंगल टाइम जो प्लास्टिक होगी, सिंगल टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? 2022 तक। इंडिया अपने कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करेगा। कार्बन उत्सर्जन पर क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। आप देखें CFL जो आई हुई है, वो CFL इसलिए आई है कि हमारे जो बल्ब होते थे वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं धरती का जो ताप था, उस धरती के ताप को बढ़ाने में योगदान देते थे, तो उसको रोकने के लिए हमने अलग अलग काम किए, ठीक है। इसी तरह हम और भी क्या कर रहे हैं कि हम इस भारत ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया हुआ है, तो वो सब किससे जुड़े हुए हैं? पर्यावरण से। और भारत अपने लेवल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत न केवल अपने व्यापारिक या आर्थिक हितों के लिए काम कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है, उस वातावरण के संदर्भ में भी रहते हुए क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही प्राइज़ नहीं मिल गया था इनको, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। और अब देखो, भारत WTO का भी संस्थापक सदस्य GATT था। हालांकि पहले GATT इस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो संस्था बनी हुई है, इस संस्था को बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया? 1 जनवरी 1995 में WTO में। तो भारत तब से ही इसके अनुसार काम कर रहा है, इसकी नीतियों का पालन करता है। हालांकि अभी वर्तमान में थोड़ा सा विवाद हो जाता है, जब भारत को छूट दी जा रही है, उन छूटों का विकसित राष्ट्रों के द्वारा, विशेषतः अमेरिका के द्वारा क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। तो ये उसको भी अगर हम नहीं छोड़ दें, उस विवाद को एक पक्षीय विवाद मानते हुए छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी WTO के द्वारा बनाई हुई संधियों का उल्लंघन करने का विचार नहीं रखा है। जहाँ तक जो विचार सही हैं, भारत ने उन विचारों का क्या किया है? पालन किया है, ठीक है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आस्था रखता है। पहली बात तो, चाहे वो UNO की संस्थाएं हों और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य संस्थाएं भी जिनकी बात करेंगे वो हो, भारत ने कभी भी किसी संस्था के उद्देश्यों और हितों में
इंटरफेयर नहीं किया है या कहीं कहीं अपने उद्देश्यों को भी पीछे किया है सामने वाले के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। यहाँ ये बताने का उद्देश्य यही है कि भारत यहाँ सबसे जुड़ा हुआ है भारत, यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व है, भारत इन संगठनों में शामिल है और इन संगठनों में शामिल रहते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति कार्य कर रहा है, लीडर बन रहा है। इन संगठनों में जितने भी संगठन हैं उनमें किसी भी संगठन की संख्या कम नहीं है, मान कहीं 10-20 कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं आती, कहीं 170 है, 190, अभी 193वां देश बना है IMF का, ठीक है, तो वो देश भी भारत के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। WTO में है, UNDP में अभी हमने बात की थी रैंकिंग के हिसाब से, उस रैंकिंग में हम 131 चले गए, ठीक है, यानी वहाँ हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी भारत ये प्रयास करता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो रैंकिंग उपलब्ध करवाई जाती है उस रैंकिंग को अच्छी रैंकिंग वहाँ पर प्राप्त करें। कहने का मतलब है कि भारत अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहा है। यहीं पर देखें आप, अभी भारत ने UN की जो ये वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भारत ने चीन को हरा दिया है, यानी चीन जाने वाला था लेकिन उसको वोट मिले 27, बहुमत था 28, और यहाँ से कौन गया है, एक तो अफगानिस्तान गया है भारत के अलावा और एक भारत, इन तीनों में से भारत और अफगानिस्तान गए हैं UN वुमेन में। किसको रोक दिया हमने, चाइना को। चाइना को रोक दिया, इसका मतलब हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा प्रभाव है और हमने चीन को वहाँ जाने से रोक दिया, ठीक है। UNEP में हमारे भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है राहुल छाबरा, ये भी एक जानकारी आपको रखनी है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके UNO में भी काम आएंगी, जब हम UNO पढ़ेंगे इनके ये पूछे जाते हैं, इनके मुख्यालय कहाँ हैं, इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं, भारत इनके माध्यम से क्या क्या कार्य कर रहा है, कहाँ कहाँ उन नीतियों को प्रभावित कर सकता है, ऐसा काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हमने इसी बिंदु में एक संस्था और देखी थी जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो व्यक्ति मैं इसको पहले हटाई दूं एक बार ये तो इसके अधिकरण है। अब हम बात करें इसका जो एक मुख्य अंग है, हालांकि हम स्थायी सदस्य भी रहे हैं सुरक्षा परिषद में, अस्थायी सदस्य रहे हैं सुरक्षा परिषद में, और स्थायी सीट की हम आवश्यकता महसूस करते हैं या जरूरत है, वो इन आधारों पर हमने बात की। ये तो इसके अधिकरण थे, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी भारत संस्थापक सदस्य है, प्रारंभ से ही है, ठीक है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सदस्य बनने के बाद भारत के 4 जज यहाँ पर रहे हैं। एक तो रहे BN राव, ठीक है, नागेंद्र सिंह, एक है गोविंद स्वरूप पाठक, गोविंद स्वरूप पाठक, और जो क्या कहते हैं सबसे नए हैं वो दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी जोधपुर से हैं।
अभी देखिए क्या हुआ, 2012 से इलेक्टेड है ये, 2018 में पुनः इनको चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रभाव है इसका, यहाँ हमने किस कैंडिडेट को हराया, इंग्लैंड के उम्मीदवार को हमने हरा दिया। किसको हरा दिया हमने, उम्मीदवार जो कहाँ का था, इंग्लैंड का। और इंग्लैंड तो स्थायी सदस्य भी है, पावरफुल राष्ट्र है, उस पावरफुल राष्ट्र के कैंडिडेट को हमने हराया। देखो 15 के 15 जो अस्थायी सदस्य हैं, या मतलब सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं, उन सब का समर्थन हमको हासिल हुआ। ठीक है, उसके अलावा 180 से भी ज़्यादा, 193 में से 183 राष्ट्रों का भी हमको क्या मिला, यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ है भारत को। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज की जो सीट थी, उस सीट पर भी हमने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि हम री इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि भारत ने इंग्लैंड के बहुत आया था, ये चर्चा बहुत हुई थी जब ये चुनाव हुए थे 2018 में, तब ये चुनाव जब हुए थे तब ये चर्चा में आने वाला विषय था। अब यहाँ पर देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जाधव जो हमारा क्या कहते हैं उसको, एक कैदी था पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जो कैदी है हमारा, तो उसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जब मामला यहाँ गया, तो इन जजों ने भी भारत के पक्ष में ही, फेवर में ही फैसला दिया कि भारत को उस व्यक्ति की पक्ष रखने के लिए मिलने दिया जाए, अच्छी वकील उसको उपलब्ध हो, उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, उसका मामला सुना जाए, सही प्रकार से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के संदर्भ में जब हमारा मसला गया, विवाद गया, अभी लेटेस्ट जो गया था, तो उसमें उन्होंने भारत के फेवर में ही आदेश दिए। हालांकि उन्होंने फांसी को रोकने या सज़ा को ख़त्म किए जाने के संदर्भ में कोई विशेष डिसीजन नहीं दिया, लेकिन उनका कहना था कि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। तो यह विवाद अभी भी चल रहा है, अभी इसका पूरी तरह से निपटारा नहीं हुआ, न उसको फांसी हुई है, न उसको फांसी से मुक्त किया गया है। जासूसी के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था। तो वहाँ से देखें आप, तो यहाँ हमने किसको हराया, क्रिस्टोफर ग्रीनबुल जो उम्मीदवार हैं इनके। तो इसके आधार पर आप देखेंगे कि इस भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी सीट बरकरार रखी है, और ये 4 जज वहाँ पर रह चुके हैं और वर्तमान में ये कार्यरत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में या हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। आगे चलें, तो हमको ये सीट मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं हमको मिलनी ही चाहिए। अब आप चाहेंगे तो इसको और बहुराष्ट्रीय विश्व उसमें मिक्स कर सकते हैं, 1-2 तत्व और आ सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी चलते हैं आगे। एक मैंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष या भारत के विचार। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है या जिस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर रखा है, जो गुत्रेस हैं यूएनओ के महासचिव, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 2 ही समस्याएं सबसे बड़ी हैं, एक तो आतंकवाद और एक जलवायु परिवर्तन। आतंकवाद आप जानते ही हैं कि कई राष्ट्र जो आतंकवाद को जन्म देते हैं या जो संस्थापक हैं या पोषक हैं आतंकवाद के, वो खुद भी आतंकवाद से परेशान हैं, और भारत जैसे राष्ट्र शांति प्रिय या लोकतंत्रात्मक जो राष्ट्र हैं, वे भी कहीं ना कहीं उस आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने उस आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान दिया है, या वे पाकिस्तान या अन्य आतंकवाद समर्थित जो राष्ट्र हैं उनका समर्थन करते हैं। उनमें चीन का नाम आता है, पहले अमेरिका का नाम आता था, ईरान को देख लें आप, ठीक है। इन पर आरोप लगते हैं कि ये राष्ट्र आतंकवाद को समर्थन देते हैं या खुलकर उसका विरोध नहीं करते हैं, जबकि भारत
शुरू से ही आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र रहा है, आतंकवाद का विरोध किया है। भारत खुद शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विवादों को सुलझाने में अग्रसर रहा है। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, इसको देखें आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप और हम जो भी हैं गुतरेश ने बताया आतंकवाद, और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, गरीबी एवं कुपोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, इसके अलावा परमाणु नीति, अंतरिक्ष, ये कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है। तो आतंकवाद का तो भारत, एक तो आतंकवाद पीड़ित राष्ट्र है, हम भूले नहीं हैं बम्बई अटैक को, बॉम्बे बम कांड हुए थे, कंधार अपहरण कांड हुआ था, कारगिल के को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं कहता है कि मैंने भारत पर आक्रमण किया। उसके अलावा ये पुलवामा अटैक, उरी अटैक, ये सारे जितने भी अटैक्स हैं वो सारे आतंकवाद समर्थित हैं, और उन पीड़ित राष्ट्र है और जो कुछ समर्थित राष्ट्र है उनका समर्थन किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावा आता है इराक, यहाँ पर अफगानिस्तान था कुछ साल पहले, तालिबान का उदय वहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान ने भी आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर ये चार जो मुख्य राष्ट्र हैं आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने, दक्षिण उत्तर कोरिया, ईरान, इन दो राष्ट्रों के खिलाफ ज़्यादा कठोर कार्रवाई करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी वर्तमान में देखेंगे तो ईरान को लेकर अमेरिका की नीति थोड़ी सी क्या हो गई है, कठोर हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और इस विषय में अभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकवादी घटना हुई। उस आतंकवादी घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मस्जिदों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की है, बुर्के पर पाबंदी लगा दी है, इस तरह के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बेहद कठोर नियम बना दिए हैं किसी धर्म विशेष के बारे में, क्योंकि उनका मानना है कि वो धर्म विशेष जो है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या आतंकवाद को समर्थन देता है या आतंकवाद का इतना विरोध नहीं करता है। तो और भारत ने भी फिर इसका भी समर्थन किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन किया कि हाँ, हम आतंकवाद के मुद्दे पर आपके साथ हैं। यानी आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका भी पीड़ित है। अमेरिका ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उसके अटैक हुआ, उसके बाद उसने जो कठोर डिसीजन लिया अफगानिस्तान में तालिबान को नष्ट करने का, तो भारत ने इसका समर्थन किया। भारत ने कहीं भी इस बात का विरोध नहीं किया। भारत ने खुद ने भी अभी 2 बार एयर स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक की और एक ज़मीनी स्ट्राइक कर आतंकवादियों को समाप्त किया। तो उस समय आप देखिए कि वहाँ पर किसी भी अन्य राष्ट्र के द्वारा इस बात का कहीं कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि ये जो विषय है ये अपने आप में कई राष्ट्रों को पीड़ा पहुँचा रहा है, कई राष्ट्र इससे पीड़ित हैं।
यूएनओ ने भी इस तरह का कोई विरोध नहीं किया। आज की पोजीशन में भारत की जो स्थिति है वो भारत सीमा पार भी दुश्मनों को या आतंकवादियों को समाप्त कर सकता है, इतना उसमें क्षमता है, इतना उसमें साहस है, उतनी उसकी जो नेतृत्व क्षमता है इतनी ही वो भी मजबूत है। ठीक है, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो भारत की नीतियों का विरोध करता हो या भारत के पक्ष का विरोध करता हो, या वो उसका ये मानना है कि भारत अपने आतंकवाद की नीतियों का सही प्रकार से क्रियान्वयन नहीं कर रहा। यानी भारत की जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे मिलती है। तो कहीं पर यूएनओ के द्वारा सैनिक कार्यवाही भी की गई आतंकवादियों के खिलाफ, तो वहाँ पर हम भी यूएनओ की उस संस्था में रहेंगे तो हम आतंकवाद के फेवर में न होकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे, शब्दों से ही नहीं अपने कार्यों के माध्यम से भी। आगे देखें, दूसरा जो बिंदु है यहाँ, वो दूसरा बिंदु है जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ। अभी जैसे अमेरिका ने कह दिया मैं अपनी गैस उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन क्षमता में कमी नहीं करूँगा, वो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्रामों से अपने आप को क्या कर लेता है, हटा देता है। अमेरिका का कहना है कि मुझ पर पाबंदियां ज़्यादा लगाई जाती हैं, मुझ पर मतलब अमेरिका पर, यानी वहाँ पर अमेरिका का रुख अलग है, और जबकि यूएनओ कहता है कि आपको जलवायु परिवर्तन या जलवायु जो संकट है उसके लिए मुख्य भूमिका निभानी होगी। तो वहाँ पर भारत ने भी प्रयास किया है, भारत अपनी कोशिशों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करा है। अभी भारत ने क्या किया है, जलवायु को परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु जो गर्म हो रही है, धरती जो गर्म हो रही है, उसका कारण CO2 है। CO2 के विकल्प के तौर पर हमने सौर संगठन बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यानी हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इनका उपयोग करके विकल्प तैयार कर रहे हैं जीवाश्म ईंधन का। और ये जीवाश्म ईंधन जब प्रयोग में नहीं लिए जाएंगे तो इनसे उत्सर्जित होने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन स्वतः ही कम हो जाएगा अपने आप में। जब वो उत्सर्जन कम होगा तो उस उत्सर्जन दर के कम होने के कारण पृथ्वी के गर्म होने की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि पहले तो हम 2 डिग्री का परिवर्तन करना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चाहती हैं कि 1 डिग्री 1.5 डिग्री का तापमान जो वर्तमान में चल रहा है, औसत तापमान जो उससे 1.5 डिग्री तापमान धरती का कम किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। तो उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं भारत की ये जो विकल्प उपलब्ध करवाए हैं ऊर्जा के, उन विकल्पों के प्रयोग से भारत और साथ में विश्व के अन्य राष्ट्र भी इस जलवायु परिवर्तन की दर को क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखें, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं। भारतीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी इनकी नियुक्ति की जा रही है। और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनके शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की जो समस्या है महिलाओं में, उनके लिए WHO के माध्यम से फंड उपलब्ध करवाया जाता है और इस माध्यम से उन महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति का अवलोकन कर उसमें उनकी सहायता की जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दे हैं ये एक तो बड़े वर्ग से संबंधित हैं, एक इन बड़े वर्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बनाया जाता है, जो वातावरण बनाया जाता है, उस वातावरण को भी मजबूत करने का काम भारत कर रहा है। ठीक है, आगे चले, शिक्षा के लिए काम कर ही रहे हैं। शिक्षा की दर भारत की हालांकि वर्तमान में अन्य विकसित राष्ट्रों या अन्य बड़े राष्ट्रों की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो पहले की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है हमारे यहाँ एजुकेशन में। और भारत को अगर देखा जाए UNDP के उद्देश्य से देखेंगे, क्योंकि उसके 3 जो आंकड़े हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर, उसमें भारत कहीं ना कहीं पीछे है। वर्तमान अन्य राष्ट्रों की तुलना में तो भारत पीछे है, लेकिन कई राष्ट्रों से और पिछले कई दशकों से की तुलना की जाएगी तो भारत उस स्थिति में एजुकेशन के मामले में आगे है। चाहे महिला शिक्षा की बात हो और चाहे संपूर्ण शिक्षा की बात हो, दोनों क्षेत्रों में भारत UNO के भांति आज काम कर रहा है। गरीबी कुपोषण के लिए भी भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए WHO के द्वारा या WHO के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है
उस लोन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत को गरीबी से मुक्त रखा जाए। हालांकि भारत में 1971 से ये नारा चल रहा है गरीबी मुक्त भारत, ठीक है, लेकिन भारत आज तक गरीबी से मुक्त नहीं हो पा रहा है। काम कर रहे हैं, मैं दोनों तरह की बातें बता रहा हूँ, प्रयास क्या किए जा रहे हैं और प्रयास किए जाने के साथ हमको सफलता कहाँ तक मिल रही है और भविष्य में क्या उम्मीद है। तो जो 1971 का जो काम कर रहे थे हम, 1971 में से लेकर आज तक, आजकल एक नया काम हुआ है कि जो आर्थिक जो लाभ है आपका वो सीधा उस व्यक्ति के, लाभान्वित व्यक्ति के हाथों में या उसके अकाउंट में जाता है, ठीक है। वित्तीय समावेशन का जो बिंदु है, उस वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीति के माध्यम से आपकी जो आवश्यकताएं हैं धन की, या आपको जो सब्सिडी मिल रही है, आपको जो भुगतान किया जाना है, आपको कोई भत्ता मिल रहा है, वो सारे कहाँ जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो ऐसी ही योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबों और कुपोषण से लड़ने के लिए बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील योजना भी कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें पूरा योगदान दे रही है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं योगदान दे रही हैं, वो भी चाहती हैं, तो वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व में सभी राष्ट्रों को ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि गरीबी का समापन किया जा सके। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं डेवलप हुई हैं। इसके बाद में करेंगे परमाणु नीति। देखें आप, भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। 1998 में फिर परमाणु परीक्षण किया। उससे पहले भारत ने युद्ध लड़ चुका था, भारत 1971 में, 1965 में, 1962 में, ठीक है। तो भारत के लिए जरूरी था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत स्तंभ पकड़ के रखे या अपनी सुरक्षा को मजबूत करे, पुख्ता करे। उसके लिए जो काम करने थे उनमें एक था परमाणु बम। अब परमाणु कैपेसिटी हमने प्राप्त कर ली। दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये जो राष्ट्र बच गए हैं या ये जो यूएनओ बच रहा है, ये कमियों में बात करेंगे। हालांकि हम ये नहीं चाहता कि भारत किसी प्रकार से आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या किया, अब भारत की जो परमाणु नीति है वो किस पर आधारित है, शांति पर, सुरक्षा पर, बचाव में प्रयोग लिया जाएगा, बैलेंस, शक्ति संतुलन का काम कर रहे हैं भारत। जो बड़े जो राष्ट्र है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कौन सा राष्ट्र है, ये परमाणु संपन्न राष्ट्र है और इसे अजगर माना जाता है। अजगर समझ रहे हैं आप, साम्राज्यवादी राष्ट्र है। अभी साम्राज्यवादी राष्ट्र है तो ये धीरे धीरे हमारी भौगोलिक सीमाओं पर क्या कर रहा है, नियंत्रण करने का या उन पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है। तो अगर हमको इससे टकराना होगा तो हमारे पास भी ये क्षमता होनी चाहिए थी। हमने इसलिए ये परमाणु क्षमता अर्जित की, लेकिन हम कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब भारत की जो नीति है वो एक तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से या शांतिपूर्ण कार्यों में परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है, भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस में करेगा, शांतिपूर्ण कार्यों में। और यही नीति किसकी है, यूएनओ भी यही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु बम की नीति या परमाणु बम के दुरुपयोग की नीति का पालन नहीं किया जाए। यानी किसके द्वारा किस रूप में किया जाए, शांतिपूर्ण कार्यों में। और भारत और यूएनओ दोनों का समर्थन हासिल है इस नीति को। हालांकि भारत इस बात का विरोध करता है कि कुछ राष्ट्रों ने सीटीबीटी या एनपीटी के माध्यम से या पीटीबीटी के माध्यम से परमाणु जो शक्ति है, परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र हैं उनकी महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया है कुल मिलाकर, ठीक है। तो भारत इसका विरोध तो करता है, लेकिन वो कहीं से भी उस नीति का विरोध नहीं करता है जो यूएनओ चाहता है वास्तव में। भारत इस बात का तो विरोध करता है कि परमाणु शक्ति प्राप्त करने पर जिन राष्ट्रों की एकाधिकार कर रखा है या इसके प्रसार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है सीटीबीटी के माध्यम से, तो भारत इस नीति का विरोध करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत इस परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग करने लगे
या विध्वंसक कार्यों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत भी इन राष्ट्रों की तरह चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से इनका काम हो या परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए। अब बात बचती है अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष को हम कहीं कहीं पर्यावरण से भी जोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह लगाए जा रहे हैं, उन कृत्रिम उपग्रहों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि कभी भी वो पृथ्वी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, या वहाँ इतना तकनीकी रूप से इतना कचरा है वहाँ। भारत की जो सीमा है अंतरिक्ष जहाँ से प्रारंभ होता है उससे पूर्व, तो वहाँ उन क्षेत्रों में भारत चाहता है या भारत मानता है कि एक तो अंतरिक्ष युद्ध, भारत हालांकि इसमें क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन भारत इनके संदर्भ में शांतिपूर्ण नियमों का निर्माण किया जाने का पक्षधर है। यानी वो चाहता है कि अंतरिक्ष में भी इस प्रकार के नियमों का निर्धारण हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखें, ये जो विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का जो पक्ष है वो सकारात्मक रहा है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में। अब मैं आपको एक बता रहा था कि शांति के जो प्रयास किए जाते हैं भारत के द्वारा, शांति सेना का भी उपयोग किया जाता है। शांति सेना, आप यहां ध्यान रखें। देखो मैंने पहले ही कहा आपको कि भारत शब्दों से ही सहयोग की उम्मीद करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भारत ये प्रयास भी करता है कि भारत जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसका पालन भी भारत के द्वारा किया जाना चाहिए। लगभग 6700 सैनिक भारत के यहाँ पर यूएनओ की शांति सेना के संदर्भ में काम कर चुके हैं या लगे हुए हैं। 150 से ज़्यादा सैनिक हमारे क्या हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं शांति सेना के रूप में, जो भी शांति अभियान यूएनओ के द्वारा चलाया जाता है। चौथा देश आता है अपना यहाँ। कितने सैनिक हैं? 6700 सैनिक विभिन्न अभियानों में कार्यरत रहे। 4th नंबर पर आता है ये भारत। 150 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं इन सैनिक अभियानों में भारत के। यानी भारत अपनी सैन्य क्षमता का उपयोग कहाँ करता है? इन राष्ट्रों में। भारत 2007 में पहला राष्ट्र है जिसने महिला सेनाओं को भी भेजा है, महिला सैनिकों की तैनाती की है। चाहे वो इथोपिया हो, चाहे वो इरिट्रिया हो, सूडान हो, कांगो हो, ऐसे देशों में भारत ने अपनी क्या भेजी हैं? सेनाएं भेजी। ठीक है, जिनका भारत से कोई लिंक नहीं है। ये देश कहीं भी भारत के विरोध में, सहयोग में कहीं नहीं आते हैं, या भारत इनका विरोधी भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। लेकिन यूएनओ के झंडे के नीचे, यानी यूएनओ से अगर भारत जुड़ा हुआ है, तो भारत ने अपने सैनिकों को यहाँ पर भेजने का काम किया है। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जा चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम जा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी हमको भेजा किस लिए गया? अंग्रेजी सत्ता के दिन। यहाँ हम गए हैं यूएनओ के झंडे के नीचे, लेकिन जाने की इच्छा हमारी भी थी। ठीक है, शांति अभियानों में भारत ने भागीदारी की है। ठीक है, आगे चले। ठीक, तो ये जानकारियां हैं कुछ, और
अगर मैं कहूँ चौथे के बी का, भारत देखो ब्रिक्स, G15, G20, आसियान, सार्क, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। और भी बहुत, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन संगठन, इन सभी संगठनों का सदस्य के रूप में काम कर रहा होता है। किसी का संगठन का सदस्य है, किसी का संस्थापक है, नाम देखें आप, G77 देखें, MTCR देखें, मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रेजिम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखें, वासेनार ग्रुप देखें, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए तीनों संगठन है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु संसाधन या यूरेनियम के संवर्धन या उसके वितरण या उसके उत्पादन से संबंधित, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं जहाँ पर भारत, बड़े बड़े संगठन हैं। इन संगठनों के माध्यम से भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पिछले 5-6 सालों से तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इमेज डेवलप हुई है, उस इमेज के बारे में कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है और इस मजबूती के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था के रूप में विकसित करते हुए हमें ये चाहिए कि हम भारत की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के आधार पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एक स्थायी सीट उपलब्ध करवाएं यूएनओ में और यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इतने ग्रुपों में भारत कहीं ना कहीं संस्थापक है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, संस्थापक भी है और उनका सदस्य भी है, या उनमें सदस्य न होते हुए, संस्थापक न होते हुए पार्टिसिपेट भी करता है, जैसे आसियान हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बिम्स्टेक हुआ, आईओसी हुआ, यहाँ पर भारत ने अपने कार्यों के माध्यम से छाप छोड़ने का प्रयास किया है। आगे देखें आप, इनको देखने के बाद आप कहेंगे कि भारत आज मजबूत है। अर्थ के क्षेत्र में मैंने बताई दिया आपको पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था, आज भारत 6ठे नंबर पर आता है, क्रय शक्ति के आधार पर 30 नंबर पर आता है। विश्व की क्रय शक्ति अगर देखेंगे, परचेजिंग पावर के आधार पर भारत 30 नंबर पर आता है। तो ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं, ये ध्यान रखें एक तो बात, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग मैंने आपको बता दी सारी, कौन कौन सी थी मेन। उन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का क्या और कहाँ कैसा स्थान है, तो इसके आधार पर अगर हम अपने उत्तर को पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, किन किन विवादों का सामना भारत को करना पड़ सकता है अगर वो अपनी परमानेंट सीट के लिए काम करना चाहेगा। तर्क भी हो सकते हैं और यहाँ पर बाधा भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बाधा है वो है हमारी चीन। चीन का अड़ियल रवैया या अटकाने वाला रवैया, ठीक है। इसको देखिए, चीन का जो व्यवहार है
वो स्पष्ट नहीं है। किसके प्रति? भारत के प्रति। वो दिखावा तो किसका करता है? सहयोगात्मक। व्यापारिक संबंध किससे रखता है? अच्छे, ठीक है। लेकिन वो भारत की भौगोलिक सीमाओं का जो विवाद है, स्पष्ट क्यों नहीं है? भौगोलिक सीमाएं जो है विवादित हैं और आर्थिक क्षेत्र में वो हमसे ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा करता है। उसे हमसे आर्थिक सहयोग चाहिए मात्र, लेकिन वो भौगोलिक विवादों को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं करना चाहता है। इसका बेनिफिट या इसी कारण वो एक तो किसका समर्थन करता है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का समर्थन करता है तो भारत का विरोधी हो गया। जो भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? भारत का विरोध करना। तो चीन ने हमारा कहाँ कहाँ विरोध कर रखा है? एक तो NSG की सदस्य हमको नहीं मिल रही है, UNSC की जो स्पेशल सीट है उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत की जो भूटान को लेकर यानी विदेश नीति, इस भूटान नीति के संदर्भ में भी वो भारत का विरोध करता है। भारत को घेरने की नीति का पालन करता है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इनके माध्यम से, यानी इन राष्ट्रों में या भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भारत की इमेज खराब करने का काम करता है कौन? चीन। तो चीन को एक तो डर है, चीन को क्या डर है कि भारत एशिया में या चीन के एशियाई प्रभुत्व को भारत के द्वारा क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। और ये जो चुनौती दी जा सकती है चीन के द्वारा, वो इस आधार पर दी जा सकती है कि भारत का इन राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, या भारत इन राष्ट्रों के छोटे होने के कारण इनको दबाकर या डराकर अपनी विदेश नीति या अपनी बातें मनवाने का काम करता है। कुछ भी ऐसा आरोप हम पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे जो UN में स्थायी सीट पाने की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चाइना। तो हमने भी इसका रास्ता निकाल रखा है अभी, हालांकि चाइना खुद भी क्या, अब देखो हमारे पक्ष में क्या जा रहा है। एक तो हांगकांग, तिब्बत, कोविड-19, ये जो विवाद खड़े हो रहे हैं, ये विवाद भारत के पक्ष में या इनके दबाव में आकर भारत का समर्थन करना पड़ सकता है। किसको? चीन को। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को दबाव डालने के लिए हमने उसको एक आतंकवादी जो कि भारत में मोस्ट वांटेड है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में चीन समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे दबाव में आकर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर चीन ने भी उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में सहयोग दिया है, ठीक है। तो उस सहयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बदल रही है, और उस छवि के बदलने का जो कारण है, उस कारण के आधार पर हमको स्थायी सीट मिलनी चाहिए। तो हम एक तो इसकी नीतियों का पालन करते हुए या चीन को संतुलित करते हुए या चीन को साधते हुए अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सीट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चीन के व्यवहार को, क्योंकि व्यापारिक एक हमारे इनके साथ व्यापारिक संबंध भी खराब है, क्योंकि अभी हमने एक रोड बनाना चाह रहा है चीन, उस रोड का हमने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। व्यापारिक संबंधों को लेकर क्या हो रहे हैं? अपेक्षा करता है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भौगोलिक सीमाओं में क्या करता रहता है? हस्तक्षेप करता है। POK के माध्यम से वो हमारी भौगोलिक सीमाओं में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। तो उससे बचने, उसके कारण हमारे और इनके आर्थिक संबंध ठीक नहीं चल रहे, और हमारे आर्थिक संबंध ठीक नहीं चल रहे, भौगोलिक संबंध पहले से ठीक नहीं है। इस कारण भारत का जो भी हित होता है, उस हित में चाइना क्या करता है? अपनी तरफ से बाधा उत्पन्न कर देता है, ठीक है। दूसरा देखें, अब चीन तो बाधा सबसे बड़ी है ही है। भारत की जो परमाणु नीति है, उस परमाणु नीति में हमने CTBT पर साइन नहीं किए, NPT के हम फेवर में नहीं है,
तो इसके कारण भी कुछ राष्ट्र जैसे चीन हो या कोई अन्य राष्ट्र भी क्या कर सकता है, इस बात पर भारत का विरोध करता है कि भारत तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण कार्य करना नहीं चाहता और भारत ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहता है जिसके पास परमाणु नीति या परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा को लेकर क्षमताएं हों। ऐसे राष्ट्रों का एक ग्रुप बनाना चाहता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धरती को परमाणु क्षमता से संपन्न राष्ट्रों की संख्या बढ़ा सकता है कौन, भारत। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी कहता है कि मैंने परमाणु परीक्षण इसलिए किया क्योंकि पहले किसने किया, भारत ने किया। भारत ने किया तो मुझे तो मजबूरी में करना पड़ा। पाकिस्तान पर भी आरोप लगता है परमाणु नीति को लेकर, लेकिन वो ये तर्क देकर अपना बचाव कर लेता है। भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में कई राष्ट्रों ने उस पर उस समय भी प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अमेरिका ने ये प्रतिबंध हटा लिए थे जब WTC पर अटैक हुआ था उसके बाद से, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की परमाणु नीति के कारण भी भारत की स्थायी सदस्यता में रुकावट आ सकती है या बाधा आ सकती है। लेकिन भारत इस मामले में गलत नहीं है। भारत का कहना है कि जब सभी राष्ट्रों पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाए, चाहे उन्होंने 1966-67 से पहले परमाणु परीक्षण किया हो चाहे उसके बाद किया हो, अगर एकसार नीति आएगी तो भारत उसका समर्थन करेगा। तो परमाणु नीति पर जो भारत के स्पष्ट विचार हैं उसके कारण भी भारत को स्थायी सदस्यता में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी व्यापक संभावनाएं हैं कि जो अन्य राष्ट्र हैं अन्य राष्ट्रों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो G4 हो, स्मॉल 5 हो, अफ्रीकी राष्ट्र हो, अफ्रीका ही नहीं अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्र भी यूनाइटेड होकर क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जर्मनी, जापान का दावा भी मजबूत माना जा सकता है, जर्मनी का भी मजबूत माना जा सकता है, ब्राज़ील और भारत, ये चारों G4 में हैं। तो कहीं ना कहीं इनके आपस के संबंधों की वजह से भी किसी न किसी एक, चारों को तो मिल जाए ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन चारों में से किसी एक राष्ट्र को ही अंतर्राष्ट्रीय इस संगठन में स्थायी सीट मिल सकती है। तो और भी संख्या होगी, अगर किसी एक राष्ट्र को मिलेगा तो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होगा या मिलने की संभावना होगी, तो वहाँ पर तुरंत और भी राष्ट्र खड़े हो जाएंगे जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNSC में सीट चाहिए। तो अन्य राष्ट्रों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। आगे देखें आप, और एक कारण हो सकता है जिसके आधार पर भारत की जो सीट है अंतर्राष्ट्रीय पर वो रुक सकती है। ये इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, क्या भारत इस पोजीशन में है क्या कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए किसी अन्य राष्ट्र को चुनौती दे सकता हो। जैसे मान लो अमेरिका, तो आपने देखा होगा अमेरिका या रूस, ब्रिटेन, दूसरे जो राष्ट्र हैं उन पर अटैक भी कर सकते हैं, उनको सैनिक सहायता भी उपलब्ध करा सकते हैं एक बड़े लेवल पर। लेकिन भारत के पास इतने संसाधन हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दूसरे राष्ट्रों की सैनिक या आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? क्योंकि भारत अभी एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है और विकासशील राष्ट्र होने के नाते उसकी पहली जवाबदेही अपने प्रति है कि वो अपने संसाधनों के माध्यम से पहले खुद को एक विकसित राष्ट्र बनाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत दूसरे राष्ट्रों की मदद नहीं कर पाएगा। भारत खुद अभी हथियार निर्यात करता है। अभी भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो बड़े स्तर के हथियारों का निर्यात कर सके। यानी सैनिक दृष्टिकोण से भारत आज उतना क्षमतावान नहीं है जितना कि वो 5 राष्ट्र जितने कैपेबल हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। उनके पास जितनी सैनिक क्षमता है उतनी सैनिक क्षमता भारत के पास नहीं है। या भारत के या हम कहते हैं कि भारत की जो सहायता नीति है वो इतनी स्पष्ट है कि भारत किसी भी प्रकार से दूसरे राष्ट्रों की मदद कर सकता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करेगा। अभी भी भारत
हथियारों का आयातक राष्ट्र है, बड़ी संख्या में आयात करता है। कहीं ना कहीं इजराइल भी कह सकता है, कोई भी राष्ट्र ऐसा हो सकता है जो भारत की सैनिक या आर्थिक क्षमताओं में अगर श्रेष्ठ है, बेस्ट है, तो वो स्थायी सीट के लिए प्रयास करेगा। तो सर्वप्रथम भारत को अपनी इन कमियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें कुछ समय और अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में लगाना चाहिए अपने लेवल पर। ऐसा सुझाव है, ऐसी जानकारी आप लिख सकते हैं, ऐसा प्रयास आप दे सकते हैं। कहने का मतलब भारत अपने क्षेत्र की रक्षा करने में इतना सक्षम नहीं हो पाता। हिंद महासागर का सुपरविजन करना हो, प्रशांत महासागर, मतलब आप देखेंगे कि अमेरिका के बेड़े घूमते ही रहते हैं, रूस के जहाजी बेड़े वर्ल्ड में घूमते ही रहते हैं, अन्य जो राष्ट्र हैं जापान के देख लीजिए आप, जहाजी बेड़े घूमते ही रहते हैं। तो अभी भारत के पास इतनी क्षमता नहीं, भारत अपने एरिया में ही घूमता रहता है, हिंद महासागर, यहाँ अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है या अपने माहौल। आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत प्रभावी भूमिका नहीं रखता है, ठीक है। यानी भारत जो है वो अपने क्षेत्र का ही मास्टर नहीं बन पाया है, मुखिया नहीं। हालांकि कई संगठनों में कार्यरत है भारत, लेकिन उसकी पोजीशन आज वैसी नहीं है जैसी चाइना की है। चाइना ही है भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, और उसकी सैनिक शक्ति देखिए, आर्थिक शक्ति देखिए आप, भारत से कई गुना आगे है। तो भारत को अभी इस क्षेत्र में और प्रयास करना होगा, ठीक है। और तो आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पहले ही बता रखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को लेकर कार्यरत हैं, उनमें भी भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी राष्ट्रों से या विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन मिलने के बाद क्या भारत उन्हें संभाल पाएगा, क्या भारत उसको कंटिन्यू कर पाएगा, इस बात पर बड़ा एक असमंजस है। भारत की अभी कैपेसिटी, भारत अभी विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। पहला उद्देश्य भारत का स्थायी सीट की अपेक्षा विकसित राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सुझाव भी देते हैं। जिस दिन भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा उस दिन भारत का दावा और भी मजबूत होगा। हालांकि कई विकसित राष्ट्र अभी हैं जो विकसित हो तो वे भी भारत जैसी पोजीशन उनकी नहीं है, जैसे कि सिंगापुर है या कोई और अन्य राष्ट्र है। जापान की बात करें, छोटा सा राष्ट्र है, पॉपुलेशन भी इतनी अधिक नहीं है, उसकी संसाधन भी इतने नहीं है, लेकिन वो सुनियोजित रूप से विकास की ओर अग्रसर है, जबकि उसने 2 परमाणु बमों को झेल लिया। उसके बावजूद भी आज भी वो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, कुछ संगठन हैं जो मैंने यहाँ बताए आपको, उन संगठनों के बारे में भी आप जानकारी रखें। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि ये विषय इतना परिवर्तनशील है, अभी जैसे कि चाइना ने अपनी सीमाओं पर जो सैनिक तैनात किए हैं, या भारत या मिस्टर जॉनसन जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने अभी भारत आने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको लगता है कि भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे कोविड से बचा सके, ठीक है। तो इस आधार पर मैं कह, और भारत को भी चांस मिला है कोविड के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज को सुधार सकता है। तो ये जो कुछ कारण दिए हमने उनके फेवर में और उनके विपक्ष में, उन कारणों को देखिए आप, उन कारणों का अध्ययन करने के बाद आपको पता लगेगा, फिर आप अपने विचारों को रखिए वहाँ कि आप किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारतीय दावे को मजबूत मानते हैं। कुछ लोग भारत की भौगोलिक क्षमताओं के बारे में भी बताएंगे कि भारत की भौगोलिक क्षमताएं इतनी हैं, भारत पॉपुलेशन में इतना है, भारत लोकतंत्रात्मक रूप से काम करने वाला राष्ट्र है, लोकतंत्र में उसका विश्वास है। तो ऐसे तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनके आधार पर आप अन्य राष्ट्रों के साथ तुलना कर सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्र भी उतने ही मजबूत हैं, उनका दावा भी उतना ही मजबूत हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये, अब देखो अगर बात ही कर रहे हैं तो चीन है, तो यानी अगर एक एशिया में तो पहले स्थायी सीट है, अफ्रीका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में से कोई नहीं है, तो पहला दावा तो इनका ही बन जाता है कि एक महाद्वीप को भी अगर लेते हैं तो यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए। तो यहाँ भी ब्राज़ील का दावा या अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका का दावा मजबूत माना जाएगा। और एशिया में तो चीन है ही,
तो दो पड़ोसी राष्ट्र जिनके पास ऐसी क्षमता होगी तो वो ज़रूर एक दूसरे का विरोध करेंगे, ऐसी मानसिकता भी आगे डेवलप हो सकती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चाइना को मिली हुई है तो भारत को नहीं दी जानी चाहिए, भारत के अलावा कहीं और मिलनी चाहिए। यूएनओ तो कई बार अमेरिका भी सपोर्ट कर देता है, कभी कभी अमेरिका सपोर्ट कर देता है, यूएनओ भी खुद भी उसका सुधार करना चाहता है सुरक्षा परिषद में, तो वहाँ तो बात अलग है। लेकिन जब वास्तव में देने की बात आएगी तब देखा जाएगा कि भारत का दावा कितना मजबूत है या भारत का दावा कितना कमज़ोर है। ठीक है, तो आप देखें और इसको तैयार करेंगे और देखें, लेकिन मेन जो बिंदु हैं वो यही हैं। इसी आधार पर आपको इसको आगे विकसित करना होगा, आगे इसकी चर्चा करनी होगी। अगर भारत की परमाणु नीति बदल जाती है, क्योंकि इन सब ने साइन कर रखे हैं पहले, इसलिए इनके फेवर में जाएगी ये बात, भारत ने साइन नहीं कर रखे हैं तो ये भारत के विपक्ष में जाएगी बात। ठीक है, अफ्रीका का तो मानना है कि अफ्रीका ने तो किए ही नहीं है परमाणु परीक्षण, तो इस तरह की बातें कई चलती रहती हैं। तो आप इसको देखें ध्यान से, फिर अगली बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।